गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन सप्लाई के बारे में। देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि किसी भी गुड्स के सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, ये इधर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हों और खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब सप्लाई बढ़ता और घटता है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। चेंज इन सप्लाई का मीनिंग हो गया कि कमोडिटी के खुद का प्राइस कांस्टेंट रखा जाएगा और इन सारे फैक्टर्स में से किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ता और घटता है, यानी सप्लाई चेंज होता है, तो उसको हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। यानी रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई अगर बढ़ेगा घटेगा तो चेंज इन सप्लाई, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़ेगा घटेगा तो चेंज इन सप्लाई, गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ता और घटता है तो चेंज इन सप्लाई। उसी तरह गोल ऑफ द फर्म अगर चेंज होता है, बिजनेस के एक्सपेक्टेशन की वजह से सप्लाई बढ़ता और घटता है, या फर्म्स के नंबर बढ़ने और घटने से सप्लाई अगर बढ़ता और घटता है तो, और प्राइस गुड्स का कांस्टेंट रहे, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। तो देखते हैं हम लोग चेंज इन सप्लाई का मीनिंग, यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जब कमोडिटी के खुद के प्राइस पर सप्लाई बढ़ता और घटता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से, इसको हम लोग चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। तो दो तरह से चेंज होगा, या तो सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। जब सेम प्राइस पे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई बढ़ता है तो उसको सिंपली हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई ही बोलते हैं, और अगर सेम प्राइस पे सप्लाई घटता है तो उसको हम लोग सिंपली डिक्रीज इन सप्लाई ही बोलते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इंक्रीज इन सप्लाई को ग्राफिकली राइटवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू इंडिकेट करते हैं और डिक्रीज इन सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। इस शेड्यूल के थ्रू हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए सप्लाई शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है तो सप्लाई 5 यूनिट का है, और सेम प्राइस पे जो है, यानी 10 रुपये प्राइस पे ही सप्लाई 5 से बढ़ के 10 यूनिट का हो गया। यानी प्राइस कांस्टेंट प्राइस पे किसी दूसरे फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गया, इसको हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि इनिशियली 10 रुपये प्राइस पे आपका सप्लाई जो है 5 यूनिट का है, यानी पॉइंट के थ्रू इंडिकेट किया गया है, और इसलिए इनिशियली हमारा जो सप्लाई कर्व हुआ ये अपवर्ड स्लोपिंग एस हो गया। सेम प्राइस पे, यानी 10 रुपये प्राइस पे ही हमारा सप्लाई जो है 5 से बढ़ के 10 यूनिट हो जाता है। देखिए 5 से 10 यूनिट हो जाता है, यानी ये इसको अब हम लोग K1 पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, और नया जो सप्लाई कर्व हमारा होगा वो S1 होगा। यानी इनिशियल सप्लाई कर्व S था और सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ने की वजह से नया सप्लाई कर्व हमारा S1 हो गया। दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। यानी इंक्रीज इन सप्लाई is a situation when more of a commodity is offered for sale at the constant price of the commodity, and graphically this situation is shown as rightward or forward shifting in supply curve, है ना, as shown here S to S1। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, यानी जब सेम प्राइस पे सप्लाई आपका घट जाता है। यानी देखिए यहाँ प्राइस 10 रुपये प्राइस पे इनिशियल सप्लाई 20 यूनिट्स का था। इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं 10 रुपये प्राइस पे 20 यूनिट्स का सप्लाई है, यानी पॉइंट ए से उसको इंडिकेट किया गया है, और सेम प्राइस पे जो है 10 रुपये प्राइस पे ही सप्लाई 20 से घट के 10 यूनिट का हो गया, यानी कि यहाँ हमारा जो नया आपका पॉइंट बना वो पॉइंट बी हो गया। यानी इनिशियल पॉइंट ए पे सप्लाई कर था और बाद में सप्लाई घटने के बाद सेम प्राइस पे ये पॉइंट बी पे चला, यानी इनिशियल सप्लाई कर्व इज एस एंड न्यू सप्लाई कर्व आफ्टर डिक्रीज इन सप्लाई इज S1। तो इस तरह से हम देखें कि पॉइंट ए से बी की तरफ, यानी पीछे की तरफ हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो डिक्रीज इन सप्लाई इज ए सिचुएशन व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट इट्स कांस्टेंट प्राइस due to factors other than own price of the commodity, and such situation is graphically shown as leftward shifting in supply curve, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ देखें कि S to S1 यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े
चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब हो गया कि जब सेम प्राइस पे हम जब प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से सप्लाई बढ़ता और घटता है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकली उसको हम लोग अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं, है ना। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं। अगर प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घटता है तो इसको हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू इंडिकेट करते हैं, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहे और तब अगर सप्लाई बढ़ता और घटता है तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व के थ्रू दिखाया जाता है, जबकि डिक्रीज इन सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। अब हम लोग इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, यानी कि इन सारे फैक्टर्स के थ्रू किस सिचुएशन में जो है अब जैसे प्राइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगा, तो इसको हम अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू दिखाएंगे। प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है, इसको हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है डिटरमिनेंट हो चुका है और इसी कंडीशन को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लेकिन बाकी सारे डिटरमिनेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि किस कंडीशन में जो है इन डिटरमिनेंट्स में किस तरह के होने वाले चेंज की वजह से सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, यानी कब सप्लाई इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा अपने कांस्टेंट प्राइस पे। आगे देखते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़ करके बाकी दूसरे डिटरमिनेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में, जिसमें मेनली सब्सटीट्यूट गुड्स को हम अपने सिलेबस में देखेंगे। देखिए, डिमांड पढ़ते समय हम लोगों ने सब्सटीट्यूट के बारे में पढ़ा था कि सब्सटीट्यूट गुड्स यानी वैसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी जैसे हम चाय की जगह कॉफी यूज करते हैं, पेप्सी की जगह कोक यूज करते हैं, है ना, बॉल पेन की जगह इंक पेन यूज करते हैं, या कभी कभी जैसे हम पानी की जगह जूस यूज कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो एक की जगह दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल की जगह CNG यूज किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हो उसको हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स बोलते हैं। और इस केस में देखिए कैसे जो है सप्लाई अफेक्ट होता है। लिखा गया है कि राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा एट कांस्टेंट प्राइस। दैट इज कि अगर दो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स हैं तो एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का सप्लाई घट जाता है। कैसे होगा ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ दो सब्सटीट्यूट गुड्स लेते हैं, एक पेप्सी और दूसरा कोक, हाँ, और प्राइस जो हम पेप्सी का चेंज कराते हैं तो कोक का सप्लाई कैसे अफेक्टेड होता है। देखिए, पेप्सी का जब प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पेप्सी पे ज्यादा हो जाएगा। तो जब सेलर के पास पेप्सी और कोक में से पेप्सी पे प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा तो कोई भी सेलर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से ही काम करता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सेल करना किसको चाहेगा, पेप्सी को। तो इस तरह से जो है प्राइस पेप्सी का बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा सेल करना चाहेगा पेप्सी को। इट मीन्स कि वो इसके सब्सटीट्यूट यानी कोक का जो सेल है वो कम करेगा, वो कोक को कम बेचना चाहेगा क्योंकि उसका उस पर प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जा रहा है। तो एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का सप्लाई घट गया, यानी जिसका प्राइस बढ़ा उसी का सप्लाई बढ़ा, जैसा कि हम लोग सप्लाई में पढ़े। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो सब सेलर जो है पेप्सी को ज्यादा बेचना चाहेगा, इसलिए पेप्सी का सप्लाई बढ़ गया। जबकि कोक जिसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, पेप्सी के प्राइस में बढ़ने की वजह से इसके सप्लाई में कमी आ गई, अब सेलर इसको कम बेचना चाहेगा। तो इस तरह से एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का सप्लाई घट जाता है। उसी तरह देखेंगे कि अगर पेप्सी का प्राइस घट जाता है तो प्रोड्यूसर का जो है इस पेप्सी पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तब वो कोक को ज्यादा बेचना चाहेगा। तो पेप्सी का प्राइस कम होने की वजह से कोक का सप्लाई बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है सब्सटीट्यूट के केस में हमने देखा कि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का सप्लाई घटता है, और एक का प्राइस घटता है तो दूसरे का सप्लाई बढ़ता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका यहाँ सप्लाई चेंज हो रहा है उसके प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। देखिए, कोका कोला का ना प्राइस सप्लाई आपका यहाँ घटा है, यहाँ बढ़ा है, लेकिन कोक के प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, प्राइस जो है पेप्सी का चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि सप्लाई ऑफ कोक changes due at its constant price due to change in price of
Pepsi. It means that this is a situation of change in supply for Coke and graphically it is shown as shifting in supply curve. तो जैसा हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाएगा कोक का, तो सेम प्राइस पे कोक का सप्लाई घटेगा तो इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग से दिखाएंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सेम प्राइस पे सप्लाई घटता है उसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं और इसको लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग से दिखाते हैं। और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई पेप्सी का प्राइस बढ़ने से कोक का सप्लाई बढ़ गया, यानी कोक का कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई बढ़ गया। तो जब कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई बढ़ता है तो इसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं और ग्राफिकली इसको हम राइटवर्ड शिफ्टिंग से इंडिकेट करते हैं। यानी कि जब पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोक का सप्लाई घटा तो सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा और पेप्सी का प्राइस घटने से कोक का सप्लाई बढ़ा तो कोक के सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कि इनिशियली जब आपका प्राइस कोक का ओपी है तो ओपी प्राइस पे इसका सप्लाई इनिशियल S1 कर्व के थ्रू इंडिकेट किया गया है, यानी OQ1 यूनिट का है। With change in price of Pepsi, with rise in price of Pepsi, supply of Coke decreases and supply curve of Coke shift from S1 to S2 in leftward direction. That is, quantity supplied for Coke decreases from OQ1 to OQ2 at its constant price due to rise in price of Pepsi. ठीक, तो यहाँ पे S1 से S2 की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं अगर प्राइस घटता है और सप्लाई बढ़ता है तो सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा, यानी इनिशियल OQ1 जो है आपका क्वांटिटी सप्लाइड था ओपी प्राइस पे और कोक का सप्लाई बढ़ गया पेप्सी के प्राइस में कमी आने की वजह से, तो ये सप्लाई कर्व S1 टू S2 राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, यानी क्वांटिटी आपका OQ1 से बढ़ के OQ3 हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का सप्लाई घटता है और जिसका सप्लाई घटेगा उसका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और एक का प्राइस घटा तो दूसरे का सप्लाई बढ़ गया तो उसका सप्लाई कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने इनिशियल चैप्टर में पढ़ा था कि जनरली दो तरह के टेक्नोलॉजी होते हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव एंड दूसरा लेबर इंटेंसिव। जितना ही कैपिटल इंटेंसिव यूज किया जाएगा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो लिखा गया है कि अगर प्रोड्यूसर जो है या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी सेम आउटपुट के प्रोडक्शन के लिए अब पहले से कम खर्च आएगा या उतना ही खर्च में अब पहले से ज़्यादा आउटपुट हो जाएगा। तो जब आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा बेचेंगे, यानी सप्लाई जो है वो सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर का बढ़ जाता है। प्रोड्यूसर अपने गुड्स के सप्लाई को सेम प्राइस पे बढ़ा देता है और जब सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ता है तो ये सिचुएशन इंक्रीज इन सप्लाई का कहलाता है और इसकी वजह से सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्टिंग होता है। यानी वही लिखा गया है कि यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर विल इंक्रीज and as a result supply of the commodity increases at its existing price, that is constant price. It implies the situation of increase in supply causing rightward shift in supply curve. तो चूंकि सेम प्राइस पे हमारा आउटपुट ज़्यादा हो गया तो प्रोड्यूसर नाउ इज इन ए पोजिशन टू सेल, टू ऑफर मोर क्वांटिटी देन बिफोर एंड दैट्स वाई सप्लाई ऑफ द गुड इंक्रीजेज एट इट्स प्रिवेलिंग प्राइस। यहाँ हम देखते हैं इस डायग्राम में कि इनिशियल जो सिचुएशन है, इस इनिशियल सिचुएशन को देखिए S1 कर्व से इंडिकेट किया गया है। व्हेन कमोडिटी ऑफ प्राइस इज OP, initial quantity supplied is OQ units, but with the use of advanced technology, supply increases at its constant price, that is quantity supplied increases from OQ to OQ1 at the same price OP. This indicates that supply curve shifts to the right from S1 to S2. Okay, तो दो डिटरमिनेंट हम लोग प्राइस के अलावा यहाँ देखें, अगले कुछ डिटरमिनेंट्स को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।